अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सबके लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब सावन आ चुका है, लेकिन सावन अपने साथ अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है। बच्चे घर पे भी हैं, छुट्टियां गुजार रहे हैं और कहीं ना कहीं जा आ भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी मसले बरसात और सावन के साथ आते हैं वो खूब ज़ोरों के ऊपर हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं और माँ बाप सख्त परेशान हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुनैद जहांगीर को यहाँ पे इन्वाइट करें और उनसे इन डिटेल पूछें कि क्यों बच्चों में आजकल ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं। स्पेशली देखिए जैसे बहुत ज़्यादा खसरा या मीजल्स भी फैल रहा है, बहुत सारे बच्चों को वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है और साथ साथ आजकल एक मुहिम भी चल रही है पोलियो की। बट एज यूजुअल हम अपने बच्चों को छुपाने पे ज़्यादा वो जोर हमारा होता है कि कहीं पोलियो का वैक्सीन लग ना जाए, कुछ और हो ना जाए, बजाय इसके कि हम ये देखें कि बच्चे को वैक्सीनेशन लगाना, उसकी सही न्यूट्रिशन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम बच्चे की मुकम्मल हेल्थ का ख्याल रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप डॉक्टर जुनैद? मैं बिल्कुल ठीक। आप तो कैसी? आपके पास तो आजकल बहुत रश होगा क्योंकि सारे बच्चे घर पे हैं और खूब बीमार हो रहे हैं इस मौसम में। तो मुझे सबसे पहले तो आप बताइए कि बच्चों की जो हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक है, या बच्चों को लोग गाड़ी में छोड़ जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं और इतने सारे हादसे भी हो रहे हैं, तो पहले तो बच्चे की हीट प्रोटेक्शन के ऊपर बात करेंगे, बाद में फिर इलनेसेस पे आते हैं। आजकल हीट स्ट्रोक के काफ़ी सारे पेशेंट्स हम देख रहे हैं और उसकी मेन वजह गर्मी है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे यहाँ हाइड्रेशन पे जोर नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ पेरेंट्स बच्चों को इनकरेज नहीं करते कि वो पानी ज़्यादा पिएं। उनका ख्याल होता है कि जब प्यास लगेगी तो खुद ही पी लेगा। तो बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं, अक्सर धूप में खेलते हैं, या धूप में ना भी खेलें लेकिन एक ऐसा गर्म कमरा हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है और पानी उन्होंने प्रॉपर ना पिया हो, तो उससे भी बच्चे गर्मी का शिकार होते हैं। और जो अगर तो बच्चा धूप में खेल रहा है फिर तो डेफिनेटली आजकल हीट स्ट्रोक का शिकार होगा ही होगा। तो किस टाइम को अवॉइड करना चाहिए और पेरेंट्स क्या करें बच्चों में? मतलब बच्चा तो खेलना चाहेगा, बच्चे को घर में भी बंद कर सकते हैं, ऊपर से बिजली भी नहीं होती, बिजली हो भी तो बिल ज़्यादा होता है, तो हम क्या करें ऐसा कि बच्चा थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए? देखिए उसमें यह है कि आप बच्चे को के आवर्स रख लें कि लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग। ये वो आवर्स हैं जिसमें कि बहुत शिद्दत की धूप नहीं होती। ठीक है। सेकेंडली उसको ये बताया जाए कि अगर आपने कोई आउटडोर गेम करनी भी है तो आप यू हैव टू टेक द वाटर बॉटल अलॉन्ग विद यू, और आपने पानी पीते रहना है, अपना हैट पहनना है ताकि डायरेक्टली सनलाइट उन पर असरअंदाज ना हो। ठीक है। अगर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग वो खेलता है with a water bottle along with him with a proper hat और pea cap whatever, तो काफ़ी हद तक उसकी बचत हो जाएगी। अच्छा, और अगर बच्चे जो बेचारे बाइक पे जा रहे हैं या कहीं पे सफ़र कर रहे हैं और उन्हें हो जाता है, वो फेंट होने लगते हैं या उनको इस तरह की अलामात आने लगती हैं हीट स्ट्रोक की, तो फिर उनका ट्रीटमेंट लाइन क्या है? देखें, बिफोर रीचिंग टू द डॉक्टर आप सबसे पहले ये करें कि आप बच्चे को उस पर पानी डालें। ठीक है। आप उसको शावर दे सकते हैं, आप उसको पट्टियाँ रख सकते हैं, आप टॉवल गीला करके रख सकते हैं, उसकी शर्ट रिमूव करें, आप उस पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं, एसी में रख सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं। जो सिंपल उसको किसी भी तरीके से उसको कूल डाउन करना है आपने। यू कैन अडॉप्ट एनी मेजर ऑफ कूलिंग डाउन। तो फिर ये होगा कि एटलीस्ट जो उसकी एक लिमिट क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि देखें हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है इट हैज़ अ लिमिट। राइट। एक लिमिट से ज़्यादा जब बच्चों में टेम्परेचर होता है तो वो फिट्स आना शुरू हो जाते हैं। वी कॉल इट्स फेब्राइल फिट्स। तो जब अगर एक दफ़ा फिट्स आना शुरू हो गए तो फिर तो पेरेंट्स के हाथ पांव फूल जाते हैं, वो एक इमरजेंसी बन जाती है और आप घर पे तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर वो हर बंदा उठा के हॉस्पिटल भागना शुरू कर देता है। अच्छा, आजकल बहुत सारे बच्चे का क्योंकि गर्मी भी है तो वो गर्म हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि उन्हें बुखार है, तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये वाकई गर्मी का बुखार है या ये वैसे गर्म हुए में, या ये बुखार जो है इनके सर को चढ़ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने कहा, झटके लगना शुरू हो जाते हैं और फिर वो उनके सर को चढ़ के परमानेंट डैमेज भी कर देता है समात को और बहुत सारी और चीज़ों को। तो एक तो ये क्या फीवर रिडक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करें और फीवर को रिड्यूस करने का क्या तरीका है, और कौन सी ऐसी अलामात देख के फ़ौरन जो है उनको डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि खुदा न खास्ता वो मेनिंजाइटिस या किसी और तरफ ना जाए? देखें, कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सर वैसे भी गर्म होता है। ठीक है। पेरेंट्स ने ये मेक श्योर करना है कि कहीं बुखार तो नहीं है। अब बुखार जब बच्चे को होगा तो एक तो ये कि वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक। अगर उनके पास थर्मामीटर है तो वो वेल एंड गुड चेक करें, लेकिन बहुत से पेरेंट्स को थर्मामीटर नहीं होता तो उन्हें खुद ये सेंस होनी चाहिए कि बुखार में बच्चा सुस्त हो जाता है, बड़ा बच्चा सुस्त हो जाता है, और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं न्यूनेट्स वो रोना शुरू कर देते हैं। अच्छा। दूसरा, चीक्स लाल हो जाते हैं। तीसरा जो ही होता है कि
सर जो है कभी भी माथा, अमूमन लोग माथे पे हाथ रखते हैं, माथा इज़ नॉट अ गुड प्लेस। अच्छा। आप उसकी चेस्ट पे, उसकी कमर पे हाथ रखें, ठीक है। क्योंकि माथा कुछ बच्चों के वैसे भी गर्म हो सकता है। ठीक है। लेकिन चेस्ट एंड द बैक इज़ द बेस्ट प्लेस जिससे पेरेंट्स को ये जज होगा कि ये हमारा बच्चा नॉर्मल है या इज़ ही रनिंग अ टेम्परेचर। ठीक है। और उसके बाद फिर कोई एसोसिएटेड सिम्टम भी ज़रूर होते हैं। जब फीवर होता है तो बच्चा या खाना पीना कम कर देता है, या साथ में कफ होती है, या कोई ठीक। लूज मोशन, या कोई वॉमिट, कोई ना कोई एसोसिएटेड फीचर भी यूजुअली होता है। ठीक है। अच्छा, आजकल कल ही मैं गई थी एबटाबाद, तो उधर लोग बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खसरा फैला हुआ है, मीज़ल्स बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये क्या यहाँ पे भी फैला हुआ है इस्लामाबाद में, और इसका क्या रीज़न है? और इसके जो फीचर्स हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कि भाई आपको खांसी हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, मुंह में छाला, क्या होता है बेसिकली, और कितने अरसे में ठीक होता है और क्या करना चाहिए? देखिए, मीज़ल्स में सबसे पहले बुखार होता है, ठीक है। साथ ही गला ख़राब हो जाता है और बच्चे खाना पीना काम शुरू करते हैं। और बुखार मीज़ल्स का ऐसा होता है कि वो उतरने का नाम ही नहीं लेता। पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम कैलपोल दे रहे हैं, ब्रूफिन दे रहे हैं, यानी तमाम एंटीपायरेटिक्स दिए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे का बुखार नहीं कम हो रहा। तो शुरू में दिस इज़ द ओनली साइन। ठीक है। फिर क्या होता है कि जब 3-4 दिन गुजर जाते हैं तो चौथे या 5वें दिन एक रैश अपीयर होना शुरू होता है। ठीक है। एंड दैट रैश स्टार्ट्स बिहाइंड द ईयर्स, अच्छा। और वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता है। तब लोगों को पता लगता है ओह ये तो खसरा था। उससे पहले लोग उसको या कोई टाइफाइड समझ रहा होता है, कोई गला ख़राब समझ रहा होता है, कोई मलेरिया समझ रहा होता है, बट एक्चुअली वो बुखार मीज़ल्स का होता है। ठीक है। अब मीज़ल्स बच्चा कहीं से कैच करेगा, ये हो नहीं है। सकता कि घर में ख़ानदान में किसी को मीज़ल्स नहीं हुआ और बच्चे ने कहीं से बच्चे को मीज़ल्स स्टार्ट हो गया। ठीक है। डेफिनेटली या उसने अपने आसपास से, पड़ोस से, या घर में या ख़ानदान में किसी बच्चे से उसने, या क्लास में कहीं से उसने है। कैच किया। तो अगर पेरेंट्स को पता है कि हमारे रिलेटिव्स में या जानने वालों में एक बच्चे को खसरा हुआ है और हमारे बच्चा एक्सपोज हुआ है, तो अब जब आपके बच्चे को फीवर स्टार्ट हो, टेक इट एज मीज़ल्स। ठीक है। until proven otherwise, it is measles until proven otherwise। तो उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं कि पहले से प्रोफाइलैक्टिक विटामिन ए दे सकते हैं। अच्छा, विटामिन ए Yes. देनी है बच्चे को। ठीक है। विटामिन ए डायरेक्टली मोर्टेलिटी को कम कर देता है। अच्छा, ये तो सबको- बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब लोग सुन लें, अगर बच्चे को रैश हो रहा है, बुखार हो रहा है और मीजल्स की जो है वो अलामात हैं, तो आप विटामिन ए शुरू करा सकते हैं। जी। मीजल्स इज अ डेडली डिजीज, डेथ्स हो जाती हैं मीजल्स से, खुसूसन वो बच्चे जो मेल नरिश्ड हैं, हाँ। जो किसी और डिजीज भी कोमॉर्बिड भी है उनके अंदर, और उनको अगर मीजल्स हुआ है तो दे कैन डाई। अच्छा। सेकेंडली, तमाम माएँ अपने बच्चों को मदर फीड ज़रूर कराएं। आई हैव पर्सनली विटनेस्ड कि मीजल्स ने उन बच्चों को ज़रा नुकसान नहीं दिया जिन्होंने माँ का दूध पिया हुआ था, बिकॉज दे हैड दैट इम्यूनिटी। बिल्कुल। उस इम्यूनिटी से उन्होंने मीजल्स के अगेंस्ट फाइट किया। तो आपने कहा माँ का दूध पिलाओ, और जाहिर है जो माँ का दूध जिन्होंने पिया है वो तो चले अच्छा है, बाकी लोगों के लिए जो मीजल्स का वैक्सीनेशन है, MMR जो हम Yes. देते हैं, तो ये कौन सी एज पे करवाना चाहिए और ये कितना ज़रूरी है, ताकि लोगों को ये पता चले कि मीजल्स से जो आप कह रहे हैं अमवात हो सकती हैं, उनको भी वो अवॉइड किया जा सके? मीजल्स की जो फर्स्ट शॉट है वो हम 9 मंथ्स में लगा देते हैं। ठीक है। सेकंड शॉट जो है वो 15 मंथ्स में लगाते हैं। सो 9 मंथ्स पे और 15 मंथ्स पे तो पेरेंट्स ने लगाना ही लगाना है। ठीक है। देयर इज नो अदर चॉइस। ठीक। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि आउटब्रेक है तो एक थर्ड डोज भी हम मैस लेवल पे बाजू का इनिशिएट कर देते हैं। ठीक है। सो वैक्सीनेशन, लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन हम हमारे बच्चे ने करवाई थी फिर भी खसरा हो गया। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखें, दो बंदे हैं, एक घर से निकलते हुए ताला लगाता है और एक ताला नहीं लगाता। दोनों कहते हैं कि चोरी होनी हुई तो अल्लाह मालिक है, तो अल्लाह किसकी मदद ज्यादा करेगा? उसकी मदद ज्यादा करेगा जिसका ताला लगा हुआ है। बिल्कुल, थोड़ी देर हो जाएगी, चोर थोड़ा सा सोचेगा। कुछ एक कॉलर ले लेते हैं डॉक्टर साहब, फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? वालेकुम सलाम। मैं तफसील महल से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अकबर। जी पूछिए, क्या पूछेंगे आप? मैं जी, मेरे भतीजे के ना गर्मी में अगर सर पे कपड़ा भी हो तो नाक में से खून आता है। नाक में से खून, बड़ा कॉमन सवाल। अच्छा, क्या एज है बच्चे की? बच्चे की एज है 8-9 साल है। 8-9 साल है, और रोजाना आता है ये कभी कभी आता है। कभी कभी आता है। ठीक है, कुछ पूछना चाहेंगे इनसे मजीद? नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। चलें, आप कि आंसर सुनिए। जी। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखें क्या बच्चे को किसी और जगह से खून तो नहीं आता।
यानी नाक के अलावा मुंह, छोटे पेशाब, बड़े पेशाब, कान के जरिए उसके जिस्म पे सुर्ख रंग के धब्बे या नील तो नहीं पड़ते। अगर सुर्ख रंग के धब्बे नहीं पड़ते, नील नहीं पड़ते, किसी और जगह से खून नहीं आता, देन द कॉज इज लोकल। उसके नाक सेंसिटिव है, इजीली प्रिक हो जाता है, तो अपने बच्चे को बताएं कि वो नाक को छेड़े ना, जोर की सफाई ना करे, खामखा खारिश ना करे, उंगली ना मारे, कोई उसे थप्पड़ ना मारे, कोई उसे धिक्का ना दे, तो इंशाल्लाह ऐसा मसला अच्छा, दोबारा ये जो नहीं होगा। गर्मी में बच्चे होकर आते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे को ऐसे लिटा दो और उसको पिंच कर लो या फिर उसके ऊपर पानी डाल दो, ठंडा पानी, इन सब चीज़ों को भी वो होती है इसका? सिर्फ प्रेशर देने से रुकेगा, कोई ठंडे पानी का कोई रोल नहीं अच्छा, है। कोई कोई अच्छा, वो जो पैराफिन या वैजलीन का एक बत्ती सी बना के डाल देते हैं इधर के, चले ये वो पैकिंग, वो तो फिर थेराप्यूटिक मेजर है पैकिंग अच्छा, का। ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है बगैर किसी दवाई का, वो ये कि 15 मिनट तक आप नाक को पिंच करके रखें, दबा के रखें, ब्लड बंद हो जाएगा। और बेसिकली आपने देखना है कि कोई और आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वो ना हो। अच्छा, आपने कहा था विटामिन ए देते हैं मीजल्स में, विटामिन ए के साथ मजीद और कोई मेडिकेशन भी देनी होती है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे? एक पूरा कोर्स होता है कि जी, नहीं होता? जी होता है, क्योंकि मीजल्स जब होता है तो अकेला नहीं होता, वो अपने साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है। जैसे ठीक है। मीजल्स में अक्सर नमूनिया होता है बच्चों को, सो हमें है। नमूनिया को भी ट्रीट करना है। अक्सर डायरिया होता है बच्चों को, क्योंकि मीजल्स में जो गट की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, म्यूकोजल लाइनिंग, वो शेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है। इसी तरह जो हमारे एयरवेज हैं उनमें भी लाइनिंग डिस्टर्ब होती है। सो एयरवेज में जब लाइनिंग डिस्टर्ब होगी तो खसरा, नमूनिया होगा। खसरा, खसरा, या। ठीक। और जब हमारे जिसके जो आंते हैं, मैदा है, हाँ। उसमें जब शेडिंग होगी, हाँ। यानी यूँ सादा लफ्ज़ में मैं आम समझाने वालों को ये बता देता हूँ कि खसरा हमारे गले और सांस की नालियों में भी चला जाता है, और खसरा हमारे मैदे और आंतों में भी चला जाता अच्छा, है, अब समझने हम के लिए। डायरिया की अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चों को आजकल डायरिया का प्रॉब्लम भी हो रहा है, गैस्ट्रोएंटराइटिस, फूड पॉइजनिंग, इधर उधर से चीज़ें खा लेते हैं, और तरह तरह की और बीमारियां भी जो हमारे यहाँ फीको और ओरल रूट से फैलती हैं। तो थोड़ा सा डायरिया में बच्चों की अलामात बताएं कब ये डेंजर साइन है और किस तरह बच्चे को रिहाइड्रेटेड रखना है और क्या करना है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ ये करते हैं कि जैसे ही डायरिया हो हर चीज़ बंद कर देते हैं बजाय इसके कि उसको दें। देखें, डायरिया में एक उसूल अगर तमाम पेरेंट्स याद रख लें तो किसी बच्चे की डेथ नहीं होगी। अच्छा। और वो है हाइड्रेशन, पानी की कमी नहीं होने देनी। अगर आप किसी ऐसे गांव में जहां कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो आप अपने बच्चे को निमकोल का पानी दे दें, आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, जितने मर्जी उसे मोशन लगे रहें। अच्छा, अब अगर निमकोल का पानी भी नहीं है तो आप घर में खुद निमकोल बना लें। 4 गिलास पानी लें एक जग में, उसमें चुटकी भर नमक डालें और 2 चम्मच चीनी डाल दें, आपका होममेड ORS बन जाएगा। और बिल्कुल उबाल के उसको अच्छा साफ सुथरा पानी आप अपने बच्चे को निमकोल का पानी देते रहें, उसको जितने मर्जी मोशन हो, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर आते हैं दवाई पे, उसमें ज़्यादातर वायरल होता है तो हल्की फुल्की दवाइयाँ दे देनी चाहिए, जिंक दे देना चाहिए, प्रोबायोटिक दे देना चाहिए। अगर प्रोबायोटिक नहीं है तो आप दही खिलाएं बच्चे को, तो काफ़ी सारा बचत उससे हो जाएगी। और अगर वो इन्फेक्टिव है, कोई इन्फेक्टिव के साइंस होते हैं, ब्लड आ जाता है या रेशा आ रहा है स्टूल में, या बच्चे को साथ तेज़ बुखार है, तो फिर आप उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, अदरवाइज एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इतने आपने जैसे कहा जिंक का बड़ा अच्छा रोल है, आपने पहले विटामिन ए का रोल खसरा में बताया और अब आपने कहा जिंक, तो ये जिंक हम ये किस डोजेज में या किस तरह देनी चाहिए? जिंक बहुत आसान दवाई है, सस्ती दवाई है, हर जगह मिल जाती है और बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। मोशंस की शिद्दत को भी रोकती है और इम्यूनिटी को भी बेहतर करती है। अच्छा। जिंक माँ आसान याद कर ले एक चीज़ की, अगर बच्चे 6 माह से छोटा है तो आधी चम्मच रोज़ाना दे दे, ठीक है। अगर 6 माह से बड़ा है तो 1 चम्मच रोज़ाना दे दे। तो इससे इम्यूनिटी और कुव्वत मुदाफ़ियत कुव्वत भी बढ़ती है। मुदाफ़त बेहतर होगी, मोशन का चांस कम होगा, उसकी ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, अच्छा। बेपनाह बेनिफिट्स। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है, जिंक से ज़िंदगी। अब थोड़ा सा बताइए कि जो विटामिन डी की कमी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, स्पेशली बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा अब हो गई है, जिससे कि उनको वो रिकेट्स और पाँव वगैरह टेढ़ा होना, वो सारा कुछ, मज़ीद भी और स्किन की और डिप्रेशन के भी प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। तो विटामिन डी की कमी के कौन कौन से जो है वो अलामात होती हैं, और इनको ये जो ऑस्टिमुलेशन, रिकेट्स वगैरह है, इनको कैसे आपने अरेस्ट कर लेना है सही टाइम पे, और उसमें कितना देना है विटामिन डी या कैल्शियम या जो कुछ भी? विटामिन डी तो हमारी पूरी कौम का काम है, क्योंकि धूप में हमने जाना नहीं, हमारे यहाँ ट्रेंड ही नहीं है धूप में बैठने का, धूप सेंकने का। अगर इस धूप में हम बैठेंगे कैसे? मर जाएंगे। अगर धूप में जाते भी हैं तो छतरी ले लेती हैं ख़वातीन,
कि हमारा रंग ख़राब हाँ, ना हो जाए। बिल्कुल। हालांकि धूप इन अ सर्टेन अमाउंट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उससे हमें विटामिन डी मिलता है। सेकेंडली, हमारी ज़्यादातर माओं का अपना विटामिन डी कम है, इसलिए जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका भी विटामिन डी कम होता है। ठीक है। फिर हमारी जो खुराकें माशाल्लाह ऐसी हैं कि उनमें विटामिन डी नहीं होता। सो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हम सबको ज़रूरत है। अगर किसी भी बंदे को जिस्म दर्द कर रहा है, हड्डियों में दर्द है, तो विटामिन डी लेने में उसको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। अच्छा, ये जो बच्चों के अंदर हो जाता है, जैसे टेढ़ी मेढ़ी टांगे हो गई, तो उसको रोकने का क्या तरीका जी। है? उसको फिर उस टांगों टेढ़ी होने से भी पहले उसका माथा थोड़ा सा नुमाया होगा, ठीक है। उसका प्रोमिनेंट माथा हो जाता है, उसको ठीक है। फ्रंटल बॉक्सिंग बोलते हैं। ठीक है। थोड़ी सी उसकी कलाइयाँ चौड़ी हो जाती हैं, तो ठीक पेरेंट्स है। देखें कि उनके अगर उनका माथा, उनके बच्चे का मुंह छोटा है और माथा बड़ा है, तो ठीक है। डेफिनेटली दिस इज अ साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। अच्छा। तो ऐसे बच्चों में फिर वो फ़ौरन से विटामिन डी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें अलॉन्ग विद कैल्शियम, क्योंकि विटामिन डी अकेला हेल्प नहीं करेगा जब तक साथ कैल्शियम नहीं होगा। ठीक है। नहीं करेंगे तब वो स्टेज आएगी जिसमें टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, रिकेट्स, वो एडवांस स्टेज होती है। ठीक है। शुरू में अर्ली साइंस ही पिक कर लेनी चाहिए ताकि ये नौबत ना आए कि टांगें टेढ़ी हो जाए। अच्छा। अच्छा, ये जो बच्चों में डिफरेंट किस्म की आजकल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि बच्चे जंक फूड खा रहे होते हैं, सही ग़िज़ा तो खा नहीं रहे होते, तो इस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फिक्स करने का तरीका और इन कमियों की वजह से जो कुछ हो जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ माएँ समझती हैं कि चिप्स का पैकेट दे दिया, चॉकलेट दे दिया, आइसक्रीम दे दी, कोला दे दी, तो बच्चे का पेट भर गया, हमने तो खिला दिया। तो इसके ऊपर ज़रा प्लीज़ स्ट्रेस कीजिए कि वो जो ग्रोथ माइलस्टोन्स है वो मीट नहीं होते, उसके दिमाग पे असर, उसकी बॉडी पे असर, और एक दफ़ा अगर इस एज में सही न्यूट्रिशन नहीं मिला तो फिर हमेशा के लिए इफेक्ट रहेगा। बिल्कुल ठीक आपने बात की। आसान लफ्ज़ों में मैं माओं को ये समझाऊंगा कि ग़िज़ाई कमी जो है ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बेपनाह प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। बच्चों में कमज़ोर होना, वज़न ना बढ़ना, कद ना बढ़ना, रंग पीला रहना, भूख ना लगना, अक्सर ज़ुबान का ख़राब होना, अक्सर मुंह में छाले बन जाना, बालों का कमज़ोर होना, बालों का गिरना, नाखूनों का सफ़ेद हो जाना, नाखून टूटना, यानी बेपनाह ऐसी अलामात हैं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। ठीक है। कोई ना कोई चीज़ डेफिशिएंट है, कभी प्रोटीन, कभी कार्बोहाइड्रेट्स, कभी मिनरल्स, यानी बेपनाह उस पर हम घंटों बात कर सकते हैं। मुख्तसर ये बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बैलेंस डाइट दें, बिल्कुल कोई जंक फूड ना दें। वो तमाम चीज़ें जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पड़े हुए हैं वो नहीं वो देना। जहर है। ओहो, एक और कॉलर और फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं अब्दुल्ला राजा बात कर रहा हूँ कराची से। जी अब्दुल्ला मुझे डॉक्टर साहब से 2-3 सवालात पूछने हैं। जी। एक तो ये है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल जंक फूड ना दें, और स्वीटनर्स जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो बिल्कुल पॉइजनस लेवल तक जी। बच्चों के लिए अफेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतने एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं टीवी के ऊपर, तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते वो। जी। अब बच्चों को किस तरीके से हम ये करेंगे, तो टीवी भी बंद कर दें अब अपने घर के अंदर से हम, क्योंकि मैं समझता हूँ कि माशरे के अंदर वैल्यूज खत्म हो गई हैं और लोग सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो किसी हद तक भी गिर सकते हैं। बिल्कुल आपका तो सवाल। हमारे यहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बिल्कुल लेवल पे आ गई हैं, इस लेवल पे कि वो अट्रैक्ट करें लोगों को और अपनी प्रोडक्ट बेचें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोगों की तबीयत खराब हो, उनकी सेहत खराब हो, उससे उनका कोई कंसर्न नहीं है। ऐसे वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। उसके मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। 2-3 एड चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक यानी कि तहजीब के दायरे से भी बाहर निकल रहे हैं। एक बिल्कुल। तो एड वो है जिसके अंदर वो ऐसी गाड़ी चला रहे हैं कि जी, और हर चीज के ऊपर से वो उड़ा के लेके जा रहे हैं गाड़ी को, और वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए बस बेताब है। जी। अब वो देखें ना, वो बच्चों के ऊपर कितना डाइवर्सिफाइड इफेक्ट डालेंगे। मेंटली तौर पे वो बच्चा देख रहा है, वो उसने वही चीजों को फॉलो कर रहे हैं कि वो यही शायद लाइफ है। खैर, अल्लाह उनको हिदायत दे। बहुत बहुत दूसरा शुक्रिया। मेरा सवाल ये था कि मेरे बच्चा है, उसको एक्जिमा है प्रॉब्लम, ठीक और तीसरा सवाल ये था कि मेरे अभी बच्चा है, उसको जो है वो बुखार हो गया था। अब उसको वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब उसके जो एंकल्स हैं वो अपने एंकल्स को पंजों पे चल रहा है, एंकल को सीधा नहीं कर पा रहा। तो जरा एज बता दें, एज बच्चे की एज। 5 years 5.9। 5 years।
ठीक है, कुछ पूछें बस। जी जी, मैं पहले तो आपसे बिल्कुल 100% एग्री करूंगा कि बहुत शुक्रिया। टीवी जी, जो बहुत है ये बच्चों को ख़राब कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ख़ुसूसन कुछ जो करें उनके एड्स हैं। का कोई प्लेटफॉर्म बनाएं, कुछ आप जैसे समझदार लोग आए, कुछ Actually- अपने ओपिनियन दें, कुछ हमें बड़ा अब अग्रेसिवली ये काम करना पड़ेगा। बहुत जी, बहुत शुक्रिया। मैं इस पे बात करता हूँ डॉक्टर। जी I have seen children having developed autism due to screen. Yes. स्क्रीन इस हद तक बच्चों में सरायत कर चुकी है कि बच्चे ऑटिस्टिक हो रहे हैं, बच्चों की स्पीच डिले आ रही है, बच्चों में आंखों का टेढ़ापन आ रहा है इस 6 इंच की स्क्रीन की वजह से। ये जो मोबाइल है, जो आईपैड है, लैपटॉप है, जो भी वट एवर एनी स्क्रीन इन एनी फॉर्म, एग्जैक्टली। बच्चों की कुदरती फितरती और सलाहियतों का बेड़ा गर्क की स्क्रीन कर रही है। दूसरी बात, जंक फूड पे हम डिटेल में बात करेंगे, उसके क्या नुकसानात हैं। पहले आपके बच्चे का इशू हम डिस्कस कर लेते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक्जिमा का हमेशा कोर्स वैक्सीन एंड वैनिंग होता है, यानी ये आता है, और फिर चंद दिन रहेगा, आप इस पे टॉपिकल स्टीरॉयड वगैरह लगाएंगे, वो बैठ जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये फिर आ जाएगा। तो आपने ये जहन में रखना है कि माइल्ड टॉपिकल स्टीरॉयड लगाएं, स्ट्रॉन्ग ना लगाएं। दूसरा, 5-7 दिन लगा के बंद कर दें ताकि वो बच्चे को आदी ना हो और उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। कुछ टाइम के बाद जब फिर फ्लेयर अप करे तो आप दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस टॉपिकल स्टीरॉयड नहीं यूज़ करना। स्किन को हाइड्रेट रखें, बच्चे को पानी ज़्यादा पिलाएं और लुब्रिकेट रखें, यानी अच्छी सी वैसलीन, अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के रखें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका एक्जिमा ठीक हो जाएगा। ये शुरू एक में कॉलर है, फिर हम वापस उनके बुखार पे आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मैं नसीम बात कर रही हूँ, सही बात है डॉक्टर साहिबा। जी नसीम, क्या पूछेंगे आप? डॉक्टर साहिबा मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी 11 साल की है, तो वो उसकी न्यूट्रिशन डाइट के बारे में डॉक्टर साहब से मैं कंसल्ट करना चाह रही हूँ कि कोई भी वो चीज खाती है फौरन वो वॉशरूम में चली जाती है, ठीक है, कोई भी चीज खाने के बाद ठीक 5 मिनट के बाद, और ये बाहर की लेस चिप्स वगैरह बॉटल्स वगैरह को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, घर की चीजें वो शौक से नहीं खाती और उसकी सेहत बड़ी खराब है। इस टाइम 11 इयर्स उसकी एज है और 25 के करीब उसका वेट है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ आप आंसर सुनिए। जी। जी डॉक्टर साहब। पहले तो वो उनके जो बुखार वाला था उसको हाँ, पहले पहले कर उनका लूं आंसर ताकि करते वो हैं। फ्री हाँ, हो जाए। हाँ। दूसरा आपने जो सवाल पूछा था, बुखार है और उसके जोड़ों में दर्द है, इसको ज़रा आप डिटेल इवेल्युएशन करवा लें। समटाइम्स जो रोमेटिक फीवर है वो भी ऐसी होता है कि शुरू में बुखार होता है और फिर जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, तो उसको आई थिंक एक डिटेल इवेल्युएशन की ज़रूरत है। अब जो मैडम ने सवाल पूछा, 11 साल की बच्ची है और वो जैसे ही कुछ खाती है तो वो पखाना करने चली जाती है, तो उसे एक्चुअली मसला ये है कि उसका जो हाजमा है वो डिस्टर्ब है, निज़ाम जो हज़म है वो ठीक नहीं है। उसको एक तो आप दही ज़्यादा खिलाएं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसे जो मुरगन ग़ज़ाएँ हैं, यानी जो ऑयली चीज़ें जिनमें मर्च मसाला ज़्यादा होता है वो ज़्यादा नहीं देनी। प्रोबायोटिक दें, जिंक दें, विटामिन सी बहुत हेल्प करेगा, आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि उसमें वो जो मोटिलिटी है वो बेहतर हो जाती है, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। और बाकी जो वज़न नहीं बढ़ रहा उसके लिए थोड़ी इवैल्यूएशन करवा लें कि कोई अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा उसका। मतलब ये लोग जो कहते हैं कि भाई बच्चा, जैसे पहले भी उन्होंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट देखता है और उन्होंने भी कहा कि ये पैकेट्स वगैरह ज़्यादा खाती है, तो मेरा ख्याल है कि हम इसके ऊपर स्ट्रेस करें कि कैसे काउंसलिंग की जाए बच्चे को और बताया जाए कि ये सारा कुछ जो है वो गलत है और ये वाकई जहरीला मवाद है। और इस तरह के कार्टून भी आपके यूट्यूब वगैरह पे जो है वो प्रेजेंट है, जो आप सर्च करिए, जिसमें ये बताया जाता है बच्चों को कार्टून्स के ज़रिए और डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए कि ये कितनी ज़्यादा जहरीली है, और फिर आप अच्छे मज़े के ऑप्शन अपने घर में बनाएं और उनकी डाइट को रिप्लेस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आजकल भी फैला हुआ है वो चिकन पॉक्स है, तो थोड़ा सा चिकन पॉक्स की अलामात, उसकी केयर और उसके बारे में भी बता दें। चिकन पॉक्स में देखें, सबसे पहले जो है वो हल्का सा 1 या 2 अब दाने आएंगे और उन दानों की निशानी होती है कि उनमें थोड़ा सा पानी होता है, ठीक। फ्लूइड फिल्ड जो होते हैं वो, साथ थोड़ा थोड़ा बुखार शुरू होगा, और फिर जब वो दाने थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो खारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, खसरे के मुकाबले में चिकन पॉक्स इतना डेडली नहीं है। ठीक है। चिकन पॉक्स में अगर आप सिंपल ब्रूफिन दे दें और कोई लोशन लगा लें, कैलामाइन। जैसे कैलामाइन लोशन है, थोड़ा सा उसकी खारिश कम हो जाए तो बच्चे ठीक हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा दवाइयों की तो ज़रूरत 2 नहीं पड़ती। हफ्ते के लिए, लेकिन उसको हाँ, लेकिन बाकियों से आपने दूर रखना है। चाहे खसरा हो चाहे चिकन पॉक्स हो, इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे को अलग कर दें। बिल्कुल।
अगर बच्चा दूसरे बच्चों के साथ गया तो वो फैलेगा। बाज़ औक़ात क्लास में चला जाता है बच्चा, पूरी क्लास को हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये मम्स के बारे में भी थोड़ा बताएं, जो यहाँ पे सोजन हो जाती है बच्चों को गर्दन में, हलक में, और फिर वो swallow भी नहीं कर पाते, बुखार वगैरह, कान में दर्द, मम्स के क्या अलामात और वो हैं? मम्स भी वायरल इन्फेक्शन है। इसमें ये होता है कि बच्चे की ये जो मुंह की जो ये वाली हड्डी है, ये इससे नीचे ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ ये स्वेल कर जाते हैं। ठीक है। तो बच्चे, एक तो उनके चेहरे पे क्लियर कट अब स्वेलिंग नज़र आएगी, दूसरा गला ख़राब होगा और वो खाना पीना कम कर देगा और बुखार होगा। ठीक है। तो चंद दिन तक वो खूब सूजे रहते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। इसमें भी आपने मेन चीज़ यही रखनी है कि उसको आइसोलेट करना है, बाकी बच्चों से नहीं मिलने देना। बुखार की दवाई देनी है, थोड़ा पेन कंट्रोल करना है, तो खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, खुद ही सेल्फ लिमिटिंग है। अगले कॉलर की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम। जी इमरान बात कर रहा हूँ मुल्तान। जी इमरान साहब, क्या पूछेंगे आप? जी मैंने पूछना ये था कि ये मेरी बच्ची है 2 साल की, जी उसको ना एलर्जी और खारिश और जुकाम कम नहीं हो रहा उसका। जी, और कब से है उसको ये? ये तकरीबन पैदा हो गया तो उससे है, यानी कि एटोपिक। दम्मा भी है साथ उनको? हाँ जी, बुखार हो जाता है तो फिर उसकी सांस वगैरह बंद हो जाती है। दम्मा। जी, कुछ पूछेंगे डॉक्टर साहब इनसे? नहीं, बस चलिए, मैं thank you। अब तो इतना तजर्बा हो गया कि आपका सवाल सुन के ही समझ लग जाती है कि मसला क्या है। जी, एटोपिक है। 2 साल का जो बच्चा है, अगर उसको बार बार नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है तो डेफिनेटली वो एलर्जिक है। ठीक है। आपने क्या करना है, गर्द गुबार, परफ्यूम, खुशबू, पाउडर, पोलन, ठंडी चीज़, खट्टी चीज़, पालतू जानवर, सिगरेट और धुएं से अपने बच्चे को बचा के रखना। धूल भी, धूल। जी, वो मैंने बताया डस्ट। हाँ, तो क्या होगा कि आपका बच्चा बहुत कम बीमार होगा, और अगर वो ये चीज़ें उसके साथ टकराती रही तो जितनी मर्जी दवाइयाँ ले लें उसने बाबा बीमार होना है। और बाकी अगेन वही बात कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करें, परहेज़ के साथ साथ उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त पे ज़ोर दें। तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा वो इस चीज़ से निकलेगा। शुरू में ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगी, जब बड़ा हो जाएगा तो आप भूल जाएंगे कि कभी होता भी था। अच्छा, ये जो विटामिन सी कहते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए अच्छी है, तो बच्चों को विटामिन डी, विटामिन सी या बी कॉम्प्लेक्स देने का बेस्ट तरीका क्या है? क्या ऐसे सप्लीमेंट दिए जाएं ताकि इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी हो, या डाइट में क्या चीज़ें वो इंक्लूड करें? और ये जो लॉन्ग टर्म एंटी हिस्टामीन्स होती हैं, क्या ये ऐसे बच्चों को देनी चाहिए कि नहीं? पहले इस पे बात कर लेते हैं इम्यूनिटी पे। जी जो एक तो देखें, इम्यूनिटी बेहतर करने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप थ्रू डाइट करें, और दूसरा ये कि आप थ्रू मेडिसिन करें। ठीक। पहले डाइट पे बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी बच्चे की बेहतरीन इम्यूनिटी हो तो आपने शुरू से ही मदर फीड देना है, 2 साल तक मदर फीड देना है। ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट बात, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह ने दिया हुआ है। दूसरा क्या करना है, जब वो 2 साल से बड़ा हो गया, अब मदर फीड तो नहीं दे सकते, अब आप उसको बैलेंस डाइट दें। बैलेंस डाइट का आसान तरीका बताता हूँ जो घर में ख़वातीन खुद कर सकती हैं। सब्ज़ी पकाई, थोड़ी दाल मिक्स कर दी, गोश्त अगर पका है तो थोड़ी पालक मिक्स कर दी, चावल बनाए तो थोड़े दाल डाल दी। यानी जब 2 आइटम्स आप मिक्स कर देते हैं तो उस फूड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। अब आपके बच्चे को कुछ पोर्शन प्रोटीन का भी मिल रहा होगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे होंगे, कुछ उसको मिनरल्स भी मिल रहे होंगे, विटामिन्स भी मिल रहे होंगे, तो वो ग़िज़ाई कमी का शिकार नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। प्रॉब्लम कब होता है, जब वो एक ही तरह की चीज़ बच्चा ले रहा होता है, और अमूमन जो बच्चे ले रहे होते हैं वो दूध ले रहे होते हैं। हाँ, बहुत सारी माएँ समझती हैं कि बस दूध पी लिया ना तो पूरा हो गया तो सीधा जन्नत में चला जाएगा। नहीं, सही है। और इसमें आप थोड़ा सा ये भी स्ट्रेस करें कि किस तरह ज़रूरी है कि ये बच्चों में वक्फा भी हो, ताकि हर बच्चे को 2 साल के लिए माँ का दूध भी मिले और उसके बाद उसको केयर करने का टाइम और उसकी न्यूट्रिशन वगैरह का ख्याल करने का टाइम भी मिले, और माँ भी जो है वो थोड़ा सा रिकवर कर जाए उसमें से। क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन का तो बहुत मसला है, और लोग अब जब भी हम बात करते हैं तो वो नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं ज़्यादा, बजाय ये समझने के कि वो एक पूरी पूरी बीमार पोत जो है वो उसको जन्म दे रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन आती हैं माएँ, डॉक्टर साहब मैं अपने बच्चे को फीड करा रही थी लेकिन एक्सीडेंटली जो है ना मैंने दोबारा कंसीव कर लिया, तो अब तो मेरी सास कह रही है कि तुम्हारा दूध तो जहरीला हो गया, तो मैं अपने बच्चे को फीड ना कराऊँ। तो मैं उन तमाम बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अव्वल तो जैसे डॉक्टर तायरा ने बताया कि ज़रूर वक्फा रखें, उससे आपकी भी सेहत बहुत अच्छी होगी, आपके बच्चे की भी सेहत अच्छी होगी, आपको एक पीस ऑफ माइंड होगा। लेकिन अगर बहुत सारे जगहों पे एक्सीडेंटली कंसीव हो जाता है तो फिर प्लीज़ आप उससे घबराएं नहीं, आप बच्चे को फीड करा सकती हैं। बस आपने ये करना है
कि अपनी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी रखनी है, खाना पीना, अपनी खुराक, पानी 18 से 20 गिलास पीना है, इसके अलावा मिल्क शेक, कहवा, जूस, दूध, लस्सी, वट जो मिलता है उसको कंज्यूम करें। क्योंकि अब एक खातून जो कुछ खा पी रही है वो 3 जानों को जा रहा है, एक उसकी अपनी जान को, एक उसके बच्चा जो उसे फीड करवा रही है, और एक आने वाले मेहमान को। ठीक है, तो उसे अपनी बेहतरीन न्यूट्रिशन रखनी है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बार बार बच्चों को खांसी ज़ुकाम हो जाता है और फिर टॉन्सिल्स का भी मसला होता है, और बहुत सारे बच्चे टॉन्सिलाइटिस की वजह से स्कूल भी नहीं जा पाते, तो ये जो बार बार खांसी ज़ुकाम है, इसके क्या रीजंस हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी, ये सारा कुछ, और ये क्यों हो रहे हैं बच्चों में इतने ज़्यादा, और इसको कैसे अवॉइड किया जाए स्कूल के दिनों में भी और आजकल भी? देखें, बार बार जो बच्चे होते हैं, एक तो वायरल होता है, एक से दूसरे को ले लेते हैं, एक दूसरा अक्सर बच्चों के गले में टॉन्सिल्स होते हैं, वो बार बार ख़राब हो रहे होते हैं, 2 तीसरा कुछ बच्चे एलर्जिक होते हैं। हर स्कूल के, इवन द बेस्ट स्कूल हैज़ द वर्स्ट प्लेग्राउंड इन टर्म्स ऑफ डस्ट। आप किसी टॉप के स्कूल में के प्लेग्राउंड में चले जाएं, आपको इतनी डस्ट मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। सो डस्ट इज़ अ मेजर फैक्टर। फिर लो इम्यूनिटी, पुअर डाइट्स, जंक फूड, अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें बच्चों को बाबा बीमार कर रही हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी को अच्छा रखें, बैलेंस्ड डाइट दें उसको। अगर ऐसे डस्टी प्लेस पे चला जाना पड़ता है तो फिर मास्क पहन के जाए, अगर वो एलर्जिक है तो। और एक चीज़ और जो करने वाली होती है वो ये कि आप हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बच्चों के हमने सारे के सारे प्लेग्राउंड भी ख़त्म कर दिए, जो 2-4 एरियाज़ थे उधर भी बिल्डिंग्स बना के कमर्शियल एरियाज़ बना दिए, तो हमारे बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत ख़त्म हो गई। तो ये जो एक्सरसाइज की कमी है, ये भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इफ़ेक्ट करती है, और ये जो डायबिटीज़ है और आजकल बच्चों में ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा या वज़न का बढ़ना, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और कैसे सब लोगों को बताया जाए कि थोड़ी सी आउटडोर एक्टिविटी भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है? आपने पहले ही बताया विटामिन डी की कमी तो है ही इस वजह से। आउटडोर एक्टिविटी बच्चे की कुदरती, फितरती और तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा चिड़चिड़ा है, बात नहीं सुनता, ज़िद्दी है, शोर शराबा करता है। जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि उसकी आउटडोर एक्टिविटी ज़ीरो है। वो कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा, फुटबॉल नहीं खेल रहा, कोई रनिंग नहीं, कोई स्विमिंग नहीं, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो मोबाइल देख रहा है, वो कार्टून देख रहा है, वो जो है वो गेम खेल रहा है। अब होता क्या है कि जब बच्चा कार्टून देख रहा होता है या गेम खेल रहा होता है तो वो बड़ी थ्रिलिंग लाइफ है, उसमें बड़ी इंजॉयमेंट है, मज़ा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। बटन दबाने से हर काम हो रहा है, डुश किया बंदा मर गया। अब जब वो मोबाइल बंद होता है, बच्चा एक्चुअल लाइफ में आता है, तो एक्चुअल लाइफ तो इतनी थ्रिलिंग नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे तो बटन दबाने से हर काम नहीं होता। वो बच्चा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, उसको वो मजा नहीं आता, वो बोर होना शुरू हो जाता है, फिर वो चिड़चिड़ा होता है, फिर वो जिद्दी होता है, क्योंकि वो उसे एक्चुअल लाइफ में भी वही मजा चाहिए जो कार्टून में आ रहा था या वीडियो गेम में आ रहा था। तो इससे निकालने का क्या तरीका है? आप अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, स्विमिंग कराएं, कोई घुड़सवारी कराएं, कोई रनिंग कराएं, कोई जो अवेलेबल है आउटडोर एक्टिविटी वो करवाएं। ये नायाब होती जा रही है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो हॉकी, स्क्वॉश हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया हुआ है ना, और हम बिल्कुल ही इस चीज़ों के पीछे पड़ गए हैं। और प्लीज़ तो खुदा के लिए कोई ना कोई जगह जो है उस पर प्लाजा बनाना या उसको बेच देना ज़रूरी नहीं, अपने बच्चों के लिए कोई जगह रहने भी दे। अब तो बेचारे बच्चों को कोई जगह मिलती भी नहीं खेलने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम मेंटल हेल्थ की तरफ भी आते हैं। आजकल जैसे आपने कहा बच्चों में ऑटिज़म भी ये सोशल मीडिया की वजह से आ रहा है, चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, और जो बच्चों के अंदर एक नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है। आपके पास बच्चे आते होंगे, तो उनको किस तरह से आप डील करते हैं? बहुत ज़्यादा आजकल देखिए लैक ऑफ मोटिवेशन है, बच्चे के अंदर वो बचपना ही नहीं रहा, नेगेटिविटी हर वक्त फैली होती है। देखिए इसमें कुछ कसूर पेरेंट्स का भी होता है। वो पेरेंट्स जो बच्चे को ऐसे मौके प्रोवाइड करते हैं जिनमें बच्चा कुछ क्रिएटिव करे, जैसे आप बच्चे के साथ कहते हैं कि आओ बेटा आज टैंक बनाते हैं कागज़ का, जहाज बनाते हैं, ब्लॉक्स के साथ एक बिल्डिंग बनाते हैं, आए पेंटिंग बनाते हैं। माँ है तो कहती है बेटी को आओ बेटा आज मेरे साथ तुम रोटी बना के दिखाओ, कैसे रोटी पकाते हैं, और ज़रा ये चीज़ नई कुक कर रहे हैं। मतलब आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? एक तो बच्चे को टाइम दे रहे हैं, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग है, आप उसे कमांड दे रहे हैं, उससे कमांड ले रहे हैं,
आपका एक फिजिकल और सोशल इंटरेक्शन बन रहा है और बच्चे को का दिमाग फारिग नहीं है और वो किसी चीज़ में लगा हुआ है और वो क्रिएटिव करेगा। आप देखें पहले दिन आप उसे टैंक बनाना या घर बनाना सिखाएं, दूसरे दिन वो आपसे अच्छा बनाएगा। बिल्कुल। एक कॉलर ले लेते फिर वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी पूछिए, क्या पूछेंगे आप? डॉक्टर साहब से पूछना है कि ना मेरी बेटी है 3 साल की, जी तो उसको ना मुंह में छाले और वो ना कुछ चीज खा नहीं सकती। टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसे ना गंदम एलर्जी है। अच्छा, ये सीलिएक। हाँ, ठीक है, गंदम की बनी जी। कोई चीज ये नहीं ठीक खा है, सकती। बिल्कुल ठीक है, पानी इसके लिए कोई ना हाल बिल्कुल बता दो। ज़रूर हम इसका जवाब बिल्कुल देते हैं डॉक्टर साहब। जी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चों को है और अनडिटेक्टेड है यहाँ सीलिएक डिजीज़। जी बहुत अच्छी आपने सवाल पूछा। वो तमाम पेरेंट्स जो परेशान है कि हमारे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, कद नहीं बढ़ रहा, पेट निकला हुआ है, टांगें पतली हैं, रंग पीला है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक सिंपल सा छोटा सा टेस्ट होता है, 2000 रुपये का हो जाता है, TTG IgA लेवल्स, ये टेस्ट करवा लें। बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चों को अनडायग्नोज्ड सीलिएक डिजीज़ चल रही होती है, पता ही नहीं होता। सीलिएक डिजीज़ वंस डायग्नोज हो गई तो आपने ये याद रखना है कि सीलिएक डिजीज़ का मतलब है कि ग्लूटेन से एलर्जी है। अब जिस चीज़ में ग्लूटेन है वो इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ग्लूटेन सबसे ज़्यादा गंदम में है तो हम कहते हैं गंदम की एलर्जी। एक्चुअली ये ग्लूटेन एलर्जी है। बिल्कुल ग्लूटेन बिस्किट में भी होती है, ये जो पापड़, चिप्स, पकोड़ा, समोसा, बेकरी आइटम्स, इन सब में ग्लूटेन होती है। तो आपने अपने बच्चे को ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स देने। बाहर के मुल्कों में आप किसी भी स्टोर पे चले जाएं तो वहाँ पे रैक्स अलग लगे होते हैं ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स के। हमारे यहाँ अभी ऐसा नहीं होता, तो हम अपने पेरेंट्स को आसान तरीका बताते हैं कि आप मकई की रोटी लाएं, वो खिलाएं, मकई का आटा लाएं, चावल दें, फ्रूट्स पे रखें, गोश्त पे रखें, सब्जियों पे रखें, अंडा दें, दूध दें, इन सब में ग्लूटेन नहीं है। कोई बाजार की चीज़ ना दें, बजाय इसके कि 15 चीज़ों का नाम याद करें, सिंपल जुमला याद रखें, कोई बाजार की चीज़ नहीं देनी, कोई बेकरी की चीज़ नहीं देनी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बहुत सारे हार्मोनल डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म है, जैसे गोइटर है, बहुत ज़्यादा उसका वज़न का मसला हो रहा है, नींद आ रही है, वो स्कूल में सही नहीं परफॉर्म कर पा रहा और नहीं पता होता पेरेंट्स को कि इसको हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो थोड़ा सा थायराइड के ऊपर भी बात कर लें। वो तमाम पेरेंट्स जो परेशान हैं कि उनका बच्चा पिक नहीं करता, बाकी बच्चे क्लास में तेज़ हैं, उनका बच्चा सुस्त है, तो एक छोटा सा टेस्ट है, 1500 रुपये का हो जाता है, TSH उसको बोलते हैं। TSH करवा लें। बहुत सारे बच्चे अनडायग्नोज्ड हाइपोथायराइड चल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अगर आपके बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म है, जिसका मतलब है थायरॉक्सिन की कमी, तो आपका बच्चा ज़हनी तौर पे सुस्त होगा, शार्प नहीं होगा, पिक नहीं सही करेगा, कभी उसे कब्ज़ रहेगी, वज़न थोड़ा सा उसका बबलू होते हैं लेकिन कद कम होते हैं इन बच्चों के, बिल्कुल। तो डिलेड होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। तो तमाम स्लो लर्नर बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स ज़रूर ये मेक श्योर करें कि हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, और सिंपली थायरॉक्सिन से रिप्लेस सिंपली किया एक जा सकता है। छोटा सा टेस्ट है TSH, उससे डायग्नोज हो जाएगा और एक सिंपल सी सादी सी थायरॉक्सिन गोली देने से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ी होती, वैसे ग्रोथ नहीं हो रही होती और उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का भी पता लगता है, जो कि पेरेंट्स उसको भी मिस कर जाते हैं। तो इसके बारे में भी बता दीजिए और कब तक ये दिया जा सकता है, ये भी बता दें। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी अगेन ट्रीटेबल कॉज है। वो तमाम बच्चे और बच्चियां जिनके कद नहीं बढ़ रहे, उनमें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है। हमारे यहाँ कॉमन है, अक्सर अनडायग्नोज चल रही होती है। और डायग्नोज क्यों नहीं हो रहा होता? क्योंकि कोई पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा फलाना रिश्तेदार आया था घर में, तो वो कह रहा था कि नहीं अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, कद बढ़ जाएगा, अभी क्या जल्दी है, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक बात याद रखें कि हड्डी के बढ़ने की एक खास उम्र है, उसके बाद फ्यूज हो जाएगी। एक सेकंड पहले कॉलर ले लें, फिर वापस आएंगे इस पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम? ठीक है। जी जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? जी मैं मेहताब रफीक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी मेहताब।
मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि डॉक्टर साहब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां एक बेटा। जी। तो आजकल आपको पता है कि सारे बच्चे जो है ना घर पे खाना नहीं खा रहे, और ये मुख्तलिफ चीज़ें, लेज हो गया और ये मुख्तलिफ बेकरी के आइटम्स हो गया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके ये आदी हैं, और ख़ास तौर पर नूडल्स के। जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसका जान छुड़ाने का कोई तरीका बता दें कि क्या इनको खिलाएं और इनसे जान छूट जी। जाए, और क्या नूडल्स को खिलाया जा सकता है या नहीं खिलाया जा सकता। ठीक। और सेकंड ये कि लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने स्कीम वो की थी कि खसरा के लिए ना रुबेला के टीके लगा रहे थे, जी। तो वो हम लगवा नहीं सके थे बेटे को। तो क्या वो जरूरी है लगाना? बेटे की उम्र मेरे तकरीबन 11 साल है। जी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर Thank you, कॉलिंग, thank you. थैंक यू। पहले तो ये एमएमआर की बात कर लें और उसके बाद वही यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो जी। है। जी। जो वैक्सीन की बात है वो अगर मिस हो गई है तो वो तो दोबारा भी लग सकती है, वो कोई इशू नहीं है। आप उसको गवर्नमेंट में से भी लगवा सकते हैं, प्राइवेटली भी लगवा सकते हैं, जहाँ से आपको आसानी हो आप लगवा लें। अगर मिस हो गई तो कोई इशू नहीं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है, ये तो हर घर का मसला है बिल्कुल। कि बच्चे को कैसे छुड़ाएं। तो उसका जवाब ये है कि बच्चे को अल्टरनेट चीज़ मिलनी चाहिए। अगर उसको से ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव घर का आइटम मिल जाएगा तो वो लेज़ नहीं मांगेगा। तो फिर क्या करना है, तमाम माओं को कुछ कुकिंग की एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है या कोई बुक्स सही बात पढ़नी है। हैं जिसमें उन्हें मज़े मज़े की कोई ऐसी मुझे याद है हमारी रेसिपीज। अम्मी तो वो आलू काट के जो बना लेती थी, फ्राई करके जो चिप्स देती थी, वो ज़्यादा अच्छे मज़े के हुआ करते थे। हाँ, वो भी चलता है, चल सकता है, लेकिन यह है कि कुछ और वैरायटी भी वैरायटी, रखें। हाँ। हर माँ को 2-3 ऑल्टरनेट मज़े के आइटम बनाने आने चाहिए कि जब बच्चा लेज मांगे तो उसको वो दे दे। बिल्कुल। वैसे उसका मुंह बंद करना है आपने बच्चे का। सही बात है। आप ये जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट नहीं खाता, उसकी जो है ना आइसक्रीम बना ले खुद से, या फ्रूट लॉली बना के ना उसको अच्छे अच्छे सांचों में डाल ले। या वो कह रहे थे नूडल्स देने चाहिए कि नहीं, तो थोड़ा सा ये जो इंस्टेंट नूडल्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं, इसके ऊपर भी बता दें। अच्छा, ये सिर्फ नूडल्स की नहीं है, तमाम पैकेट आइटम्स, वो नहीं देने चाहिए। तमाम प्रोसेस्ड फूड्स ये रिकमेंडेड नहीं है। अब देखें, आप खुला दूध है, फर्ज करें भैंस का फ्रेश दूध आता है आपके घर में, आप क्या उसे बगैर फ्रिज के रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। पैकेट दुकानदार पे दुकानदार पे जो पैकेट होता है बगैर फ्रिज के पता नहीं महीनों पड़ा हुआ होगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इट मीन्स कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें ऐड की गई हैं जो उसको महीनों बगैर फ्रिज के खराब नहीं होने दे रहा। एग्जैक्टली, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स। बिल्कुल। वो केमिकल्स हमारे अंदर जाएंगे तो क्या हमें अच्छा होगा। डेफिनेटली नुकसान देंगे। हाँ, वो नुकसान फौरन नहीं होता, हो सकता है वो 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो। ये जो आप इतने सारे कैंसर्स आजकल देख रहे हैं, तो ये क्या है? ये डिफरेंट कार्सिनोजेंस हैं जो थोड़े हमारे अंदर आहिस्ता जाते हैं और एक सर्टेन उम्र में जाके कैंसर हो रहा है। बिल्कुल। ये जो चिप्स के पैकेट हैं ये तो पूरी तरह बैन हो जाने चाहिए। ये वैसे भी जहरीले हैं और ऊपर से ये पैकेट हर जगह हमें हमारा कूड़ा भी बन रहे हैं। आप देखिए जितने भी जगहों पे टूरिज्म करने भी जाए तो हर जगह चिप्स के पैकेट फेंके हुए हैं, तो बच्चों के अंदर ये गंदगी का भी। तो इसलिए मैं बात करी थी कि थोड़ा सा बच्चों की हाइजीन के ऊपर भी बात करें। माँ बाप जो है इसके ऊपर भी केयर नहीं करते कि बच्चा साफ़ सुथरा है कि नहीं। एज अ रिजल्ट हमें बच्चों की बहुत सारी स्किन इन्फेक्शंस भी दिखने को मिल रही होती है, नैपी रैशेज हो रहे होते हैं, तरह तरह के और चीज़ें भी। तो थोड़ी सी सफाई सुथराई कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए, शावर देना चाहिए और बच्चों की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। ये इंतहाई ज़रूरी है। खुसूसन सर्दियों में तो माएँ बच्चों को नहलाती ही नहीं है कि हमारे बच्चे को नमूनिया हो जाएगा। हाँ। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखें, आपके इलाके में अगर कोई बंदा फोत हो जाता है तो क्या उसे गुस्ल कराया जाता है? कहते हैं हाँ जी डॉक्टर साहब, गुस्ल तो हम लोग कराते हैं। मैंने कहा अगर मरे हुए के लिए गुस्ल ज़रूरी है तो जिंदा के लिए कितना होगा? सही बात है, वो कहते हैं पहले। बिल्कुल सही बात तो है। गुस्ल ज़रूर कराएं, शावर दें। नहाने से या साफ सुथरा रखने से बच्चा बीमार नहीं होता, गंदा रहने से बच्चा बीमार होता है। अगर पानी से बीमारी हो तो अल्लाह मियाँ 5 वक्त वजू करने का ना कहे। सही बात। लोग समझते हैं ना कि पानी टच हो गया तो बस बच्चे को छींक लग जाएगी तो खांसी हो जाएगी, ऐसा नहीं, ये सब मिथ्स हैं। बिल्कुल। तो खुदारा अपने बच्चों को साफ सुथरा रखें, नहलाएं धुलाएं, जितना वो साफ रहेंगे उतना वो सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आजकल एक और चीज़ भी जो हो रही है जो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं कि वक्त से पहले बच्चा जो है उसके प्यूबर्टी हो जाती है, और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई गर्म चीज़ें ना दें, या इसके क्या रीज़न है? ये क्या, ये हार्मोन्स हैं जो ये डिफरेंट गंदी डाइट में हैं, या क्या इसका रीज़न है? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब होता है कि बच्चा या बच्ची वक्त से पहले बलूगत हो गई है। बिल्कुल। वक्त से पहले अगर बलूगत हो गई है
तो डेफिनेटली वो हार्मोनल प्रॉब्लम है। ठीक है। उसकी फिर हार्मोनल इवैल्यूएशन होती है और उसकी अपनी अलग से ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, ठीक है। तो उसका पूरा इवैल्यूएट करा लेना चाहिए। ज़रूर इवैल्यूएट कराना चाहिए कि वक्त से पहले क्यों बच्चा मैच्योर हो गया है। बलूगत की जो निशानियां हैं वो अगर आ जाती हैं तो उसको तो उसका evaluation होनी ट्रीटमेंट है, उसका कोई ट्रीटमेंट दिया जा सकता है जी, ताकि इसको जी स्लो किया जा सके? बिल्कुल उसकी ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट ना हो तो होता ये है कि इनिशियली तो बच्चे थोड़ा सा जल्दी ग्रो करते हैं, बट फाइनल हाइट्स उनकी शॉर्ट Stunted हो जाती हैं क्योंकि हड्डी बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है उनकी। बिल्कुल। तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली ये बच्चे साइको सोशली बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। फ़र्ज़ है। करें छोटा सा बच्चा है 5 साल का और उसकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं तो वो क्लास में एम्बेरसमेंट हो जाएगी। इसी तरह अगर बच्ची है और उसकी छोटी बच्ची है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई है, बाकी बच्चियां क्लास में छोटी हैं तो वो भी उसके लिए एम्बेरसमेंट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो आजकल बच्चे स्विमिंग वगैरह करते हैं और वैसे भी कान का इन्फेक्शन है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, ओटाइटिस मीडिया, और उसकी वजह से इतनी सारी अमवात भी होती है, तो ये जो बच्चों को कान का इशू होना शुरू हो जाता है या ओटाइटिस वगैरह, उसके लिए क्या करना चाहिए? छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं। अक्सर छोटे बच्चों के कान ख़राब हो जाते हैं, पीप आना शुरू हो जाती है, तो एक सिंपल सा जो उससे बचने का तरीका है वो ये है कि लेटे हुए बच्चे को दूध ना दें। ठीक है। हमेशा बच्चे को सर पे पीछे तकिया रख के थोड़ा ऊपर करके दूध दें तो काफ़ी हद तक उससे बचत हो जाएगी। उसके बाद अगर बच्चे का नाक बंद होता है, गदूद है नाक के पीछे, तो उससे भी कान ख़राब होते हैं। और फिर उसके बाद जो बड़े बच्चे आते हैं वो अगर अपनी हाइजीन का ख्याल ना रखें, बाज़ औक़ात वैक्स जमा हो जाती है अंदर, उससे हो जाता है कान बंद हो जाता है। और बाज़ औक़ात स्विमिंग से भी तो पानी अगर कुछ चला जाए तो उससे थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्विमर्स को प्रॉपर प्लग्स दिए जाते हैं ताकि वो प्रिवेंटिव रहें। तो जो बच्चे स्विमिंग करते हैं वो अपने प्रॉपर जो किट है वो ले के स्विमिंग करें। ठीक है। तो बेसिकली ये सारी प्रिकॉशंस अपने, और अगर हो गया है तो फिर खुद से नहीं करने की हाँ, जरूरत अगर हो बल्कि- गया है तो प्लीज़ खुद से कोई डॉक्टर ना बने। खुद से उसको अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो तीला लेके मार देते हैं, कॉटन बर्ड यूज़ करते हैं। वो होता ही है कि अगर सख्त वैक्स हो तो वो नुकसान देती है, बाज़ औक़ात कान का पर्दा डैमेज कर देते हैं। और उसके अलावा हमने बहुत प्रैक्टिकली देखा है कि बच्चों के बाज़ औक़ात कान में या नाक में कुछ चीज़ चली जाती है, अक्सर फॉरेन बॉडी चली जाती है, तो घर वाले खुद ही उसको कैंची से लेके कुछ निकालने की कोशिश करते हैं और उल्टा और आगे चली जाती है। अच्छा, ये जो फॉरेन बॉडी की आपने बड़ी सही बात की, बच्चे तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी नाक में कुछ फंसा लिया, कभी कान में, कभी हलक में, तो इसका जो मैन्यूवर होता है थोड़ा सा वो आप बता सकते हैं माँ बाप को, ताकि वो ना करें, कोशिश ना करें खुद से, चाहे वो आँख में है, नाक में है या कान में या कहीं पे भी निकालने की खुद से कोशिश ना करें और डॉक्टर के पास ले जाए? सबसे पहले तो ये है कि नाक में अगर कोई चीज़ बच्चे ने फंसा ली है तो उसका जो पहला साइन होगा वो ये होगा कि स्मेल आएगी बहुत। ठीक है। तो एक दफ़ा एक माँ मेरे पास बच्चे को लाई तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब इसके मुंह से बहुत स्मेल आती है। तो मैं उसका पूरा मुंह देख लिया, मुझे तो उसका मुंह बिल्कुल ठीक लगा। तो उसने कहा, मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं लग रहा बच्चा ठीक है। कहने लगे नहीं डॉक्टर साहब इतनी स्मेल आती है कि पास बैठा नहीं जा सकता। अच्छा। फिर मैंने दोबारा उसको देखा और जब मैंने उसका नाक देखा तो उसके नाक में एक मोती फंसा हुआ था। अच्छा। तो पहली चीज़ ये है कि स्मेल आती है और अक्सर पेरेंट्स समझेंगे कि मुंह से स्मेल आती है क्योंकि नाक की तरफ ध्यान ही नहीं गया होता नहीं किसी ध्यान देता, बिल्कुल। का। अगर ऐसा है तो आप समझें कि नाक में कोई चीज़ फंसी हो सकती ठीक है। है। इसी तरह कान में भी डाल सकते हैं बच्चे। ठीक। तो उसको एक प्रॉपर टेक्निक है जिससे निकाला जाता है, खुद से अटेम्प्ट ना करें। ठीक है। सेकेंडली अगर बच्चे खाते खाते चोक कर गया है, उसकी सांस, नाक और जो कान की जो फॉरेन बॉडी है ना वो उसकी लाइफ नहीं है, ठीक है, चंद लेकिन दिन चोक रह भी का है। गई तो उसकी ज़िंदगी को नुकसान नहीं देगी। ठीक है। लेकिन अगर कुछ खाते खाते कोई ऐसी चीज़ जो उसकी सांस की नाली में चली गई है तो वो प्रॉब्लम करेगी, वो इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो उसमें एक बड़ा अच्छा मैनूवर है जो कि बाहर के मुल्कों में तो आम पब्लिक को भी सिखाया जाता है और मैं भी आपको बता देता हूँ। हेलमिक्स मैनूवर उसे कहते हैं। उसमें जो है वो मैं आपको इस तरह सिखाता हूँ, जैसे ये बच्चा है फ़र्ज़ करें, तो आपने बच्चे को बैक से पकड़ लेना है ऐसे। इमेजिन करें कि एक बच्चा है, आपने उसको पीछे से पकड़ना है दोनों हाथों से और उसको ऐसे थर्स देना है। जी। आप जोर से उसको थर्स दें, जी। आगे की तरफ झुकाएं और फिर पीछे से ये बिल्कुल पुश करें
तो वो चीज़ थ्रो आउट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत सारी डिटेल में सुना और आज ही आपको पता है कि जितनी भी ये बाहर की चीज़ें हैं, आज से आपने अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी। खूब सारी रेसिपीज़ को रिसर्च कीजिए और नई नई चीज़ें बनाइए और बच्चों के साथ आउटडोर एक्टिविटी भी कीजिए, तो आपके बच्चे भी सेहतमंद, फ्यूचर भी सेहतमंद और आप भी खुश। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।